हेलो दोस्तों, पीएमटी गोल्डा प्लेटफॉर्म आपका स्वागत करता है। और हम लोग फिर आज उपस्थित हुए हैं अगले टॉपिक के साथ। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने कूलाम का नियम पढ़ा था। कूलाम के नियम से जुड़ी हुई अधिकतर बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। कुछ चीजें बची हुई हैं जिसको आज हम पूरा करने वाले हैं। तो अगला टॉपिक हमारा कूलाम के नियम में एक टॉपिक रह गया था, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत देखेंगे क्या होता है। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, देखिए। मान लीजिए कि कई आवेशों का एक निकाय है। एक निकाय ऐसा लिया गया जिसमें कई आवेश या n आवेश, मान लीजिए कि n आवेशों का कोई एक निकाय है और उस निकाय में किसी एक आवेश पर आरोपित बल की गणना करनी है। ये मान लीजिए आवेश है Q1, Q2, Q3, Q4 और ये Qn डॉट डॉट डॉट। इसी तरीके से एक निकाय लिया गया जिसमें Q1, Q2, Q3, Q4, Qn आवेश है मौजूद टोटल। अब इन सभी आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर लगने वाला कुल वैद्युत बल कितना होगा, इसी की गणना करने के लिए ये अध्यारोपण का सिद्धांत, जो कि कूलाम नियम पर ही आधारित है, हम उसी का उपयोग करके अध्यारोपण का सिद्धांत लागू करते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है अध्यारोपण का सिद्धांत। तो हम इसी से उदाहरण दे सकते हैं। मान लीजिए कई आवेशों के किसी निकाय में किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाले अलग अलग वैद्युत बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब कई आवेशों का एक निकाय है जिसमें किसी एक आवेश पर लगने वाला कुल वैद्युत बल किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाले अलग अलग वैद्युत बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसे ही अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। जैसे यहां देखिए, मान लीजिए इस Q1 आवेश से Q2 की दूरी हमने इसको R12 मान लिया। Q1 आवेश से Q2 आवेश की दूरी इसको हमने R12 मान लिया। इसी तरीके से Q1 आवेश की Q3 से दूरी इसको हमने R13 मान लिया। R13 ये इस दूरी को हमने R13 मान लिया। Q1 आवेश की Q2 से दूरी R12 और इसी तरीके से Q1 आवेश की Q3 से दूरी R13 और Q1 आवेश की Q4 से दूरी इसको हमने R14 मान लिया। और ये लास्ट में हमने ये Qn वाला आवेश ले लिया। ये Qn आवेश की दूरी इसको हमने R1n मान लिया, R1n। तो देखिए हम कूलाम का नियम प्रयोग कर सकते हैं। अन्य आवेशों के कारण इस पर जो बल लग रहा है वो अन्य आवेशों के कारण प्रभावित नहीं होता। मतलब हम अलग अलग कूलाम का नियम सभी आवेशों पर लागू करके और उन बलों का सदिश योग कर सकते हैं। अध्यारोपण सिद्धांत से क्या मालूम चल रहा है कि इस आवेश Q1 पर लगने वाला टोटल बल F1 से अगर लिखे तो टोटल बल F1 जो है वो अन्य आवेशों के कारण आरोपित वैद्युत बलों का बीजगणितीय योग हुआ। जैसे Q2 आवेश के कारण Q1 पर बल, इसको हम F12 से लिख दें। इसी तरीके से Q3 आवेश के कारण Q1 पर कार्यरत बल, इसको 13 से लिखें। Q4 के कारण आरोपित बल 14 से लिख दें, प्लस डॉट डॉट डॉट। N1 आवेश के कारण आरोपित बल 1n से लिख दिया जाए। तो इन सभी बलों का बीजगणितीय योग कर दिया जाए तो हमको Q1 पर लगने वाला कुल वैद्युत बल मिल जाएगा। यही अध्यारोपण सिद्धांत है। और इसमें अब हम देखिए निकाल सकते हैं, कूलाम का नियम प्रयोग करके इन सब का मान रख के सूत्र निकाल सकते हैं। मान लीजिए कहा जाए कि Q1 पर लगने वाला कुल बल कितना होगा, तो Q1 पर लगने वाले बल की गणना देखिए हम कर सकते हैं। यहां से F1 बराबर देखिए क्या मिल सकता है। F1 बराबर F1 कहे तो Q1 पर लगने वाला कुल बल, कौन सा बल, अन्य आवेशों के कारण जो कूलाम बल कार्य कर रहा है उसी की गणना करें। देखिए F12 क्या होगा, Q1 Q2 के बीच का कूलाम्बिक बल, यानी इसको हम
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह मान लीजिए हमने के लिख दिया, कांस्टेंट के लिख दिया, और दोनों आवेशों का गुणनफल यानी Q1 Q2 और उनके बीच की दूरी का स्क्वायर यानी R12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। सदिश रूप में दिखाना है तो सदिश रूप में दिखाने के लिए हमें डायरेक्शन लेना पड़ेगा, R12 वाली दिशा लेनी पड़ेगी, Q1 से Q2 की ओर, या R12 यूनिट वेक्टर साथ में गुणा कर लेंगे, ये कर लेंगे। ठीक इसी प्रकार से अब हम F13 लेना चाहते हैं, यानी Q3 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल, तो इसको भी लिख सकते हैं Q1 Q3 बटा R13 यूनिट वेक्टर R1 या R13 प्लस इसी तरीके से Q4 फिर Qn। चलिए अब हम डॉट 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 करके Qn वाला डायरेक्ट लिख रहे हैं, K Q1 Qn बटा R1n स्क्वायर, तो यूनिट वेक्टर 1n R1n, ये हो जाएगा। इस तरीके से हम किसी भी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर कार्य करने वाला कुल वैद्युत बल ज्ञात कर सकते हैं। बाकी चीजें देखिए, K कॉमन है इसमें, Q1 सब में कॉमन है, K Q1 को कॉमन लेके बाकी सबको हम बीजगणित के योग करके किसी एक आवेश पर लगने वाला कुल वैद्युत बल ज्ञात कर सकते हैं। तो यही था हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत कि कई आवेशों के निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला कुल वैद्युत बल अन्य आवेशों के कारण उस आवेश पर लगने वाले अलग अलग वैद्युत बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब हम अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ चुके हैं। अब इसमें देखिए कूलाम नियम की हम गुरुत्वाकर्षण, कूलाम से हमें जो वैद्युत बल मिला है यानी कूलाम्बिक बल, कूलाम के नियम से जो वैद्युत बल प्राप्त हुआ है उस वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना किया जाए, तो हम ये सेकंड टॉपिक अध्यारोपण सिद्धांत पढ़ चुके हैं। अब हम इस सेकंड टॉपिक की बात कर रहे हैं। इसमें देखिए जो टॉपिक हो गया इसको हम मिटा रहे हैं। अगला टॉपिक है हमारा वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। तो हम जानते हैं कुछ इसमें समानताएं भी हैं, जैसे वैद्युत बल है और गुरुत्वाकर्षण बल है, ये दोनों ही बल निर्वात में भी कार्य कर सकते हैं, निर्वात में भी लगते हैं, चाहे गुरुत्वाकर्षण बल है या वैद्युत बल है, ये दोनों निर्वात में भी काम करते हैं। और दूसरा, दोनों ही बल केंद्रीय बल है, वैद्युत बल भी केंद्रीय बल है, गुरुत्वाकर्षण बल भी केंद्रीय बल है, दोनों भी उत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। तो ये तो हो गई इनकी समानताएं। क्या असमानताएं हैं इनमें? क्या असमानताएं हैं? तो असमानताएं हम जान सकते हैं कि वैद्युत बल जो है उसमें दो तरह का होता है, आकर्षण बल भी है, प्रतिकर्षण भी है। मतलब वैद्युत बल आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है, परंतु गुरुत्वाकर्षण बल केवल और केवल आकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल प्रतिकर्षण नहीं होता। यह हो गई एक असमानता। दूसरी असमानता क्या है? दूसरी असमानता हम क्या कह सकते हैं? तो दूसरी असमानता हम यह कह सकते हैं कि वैद्युत बल जो है वो आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है। अगर आवेशों को किसी माध्यम में रख दिया जाए या दो आवेशों के बीच कोई परावैद्युत माध्यम रख दिया जाए तो उन आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल का मान कम हो जाएगा, परंतु गुरुत्वाकर्षण बल में ऐसा नहीं होता है, वह माध्यम पर निर्भर नहीं करता, बीच में चाहे जैसा माध्यम हो लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये असमानता नंबर 2 थी। तीसरी असमानता क्या है? वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में तीसरी असमानता हम क्या कह सकते हैं? तो तीसरी असमानता वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में प्रबलता का है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकृति में सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसकी तुलना में वैद्युत बल बहुत प्रबल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में वैद्युत बल बहुत प्रबल है। जैसा कि अगर हम कहें दो प्रोटॉन के बीच लगने वाला, मान लीजिए दो प्रोटॉन है, इन दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला हम वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल इन दोनों बलों को तुलना करें तो इनके बीच जो वैद्युत बल कार्य करेगा, वैद्युत बल को अगर Fe से लिखे और गुरुत्वाकर्षण बल को Fg से लिखे
तो Fe और Fg का जो अनुपात आएगा वो लगभग 10 का घात 36 गुना होगा। मतलब दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उनके बीच कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल से 10 का घात 36 गुना ज्यादा होता है। वैद्युत बल 36 गुना बड़ा होता है। इसी प्रकार अगर हम दो प्रोटॉन की जगह पे 2 इलेक्ट्रॉन ले लें, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लें, अब 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल और इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करें तो 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उनके बीच कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल का 10 का घात 43 गुना होता है लगभग। Fe और Fg का अनुपात 10 का घात 43। अब ये अनुपात क्या है, कैसे निकाला गया, तो उसके लिए दोनों सूत्र पढ़ चुके हो भाई। Fe के लिए फार्मूला क्या पढ़े हो, Fe बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। इसी तरीके से Fg गुरुत्वाकर्षण बल, तो इसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट K और द्रव्यमान का रोल आ जाता है अमोनियम 2 बटा R स्क्वायर। ये हो जाएगा। इन दोनों फार्मूलों को अगर सॉल्व किया जाए तो इन दोनों फार्मूलों को हम सॉल्व करके यानी अनुपात निकालें Fe और Fg का, तो यहां से देखिए Fe बटा Fg क्या मिल जाएगा, Fe बटा Fg ये बराबर होगा R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, ऊपर आएगा K Q1 Q2 और नीचे बटा G M1 M2। मतलब वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का जो अनुपात है वो नियतांक जो कि कूलाम बल नियतांक कहलाता है, कूलाम का बल नियतांक K और गुरुत्वाकर्षण का बल नियतांक यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G, इस पर निर्भर करता है और साथ साथ उन आवेशों के परिमाण पर और उनके द्रव्यमानों पर। यहां दूरी पर निर्भर नहीं करता, इसीलिए यहां दूरी की हमने बात ही नहीं की। कुछ भी कोई भी दूरी हो, दो प्रोटॉनों के बीच की कितनी भी दूरी हो, उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अगर अनुपात निकालेंगे तो 10 का घात 36 के लगभग आएगा। और 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल ये 10 का घात 43 गुना। तो इस तरीके से हम वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना पढ़ चुके हैं। अब अगला टॉपिक हमें देखना है आवेशों के निकाय में आवेशों का संतुलन कैसे निकालते हैं या साम्यावस्था कैसे निकालते हैं। मतलब कोई आवेश का, ये मान लीजिए हम कुछ फिगर्स बना रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। ये यहां हमने 2 आवेश ले लिया Q1 और Q2, इनके बीच कोई तीसरा आवेश क्यों रखना है, इनके बीच कोई तीसरा आवेश क्यों रखना है, तो इस Q को कहां रख दिया जाए कि यह संतुलन की अवस्था में रहे या साम्यावस्था में बना रहे, कहां हम उस आवेश को रख देंगे। तो उसके लिए देखिए क्या है, अगर Q1 Q2 ये दोनों समान प्रकृति के आवेश हैं, अगर ये दोनों समान प्रकृति के आवेश हैं, मतलब चाहे दोनों धन आवेशित हो या दोनों ऋण आवेशित हो, तब संतुलन की अवस्था कहां मिलेगी, दोनों आवेशों के बीच में, दोनों आवेशों के बीच में, और जिस आवेश का परिमाण कम है उसके निकट, उसके समीप होगा। दोनों आवेशों के बीच कम परिमाण वाले आवेश के समीप हम तीसरे आवेश को रखकर संतुलन की अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। उस बिंदु पर अगर हम तीसरा आवेश कोई रख दें तो वो संतुलन की अवस्था में रहेगा। इसी प्रकार मान लीजिए दोनों आवेश Q1 Q2 विपरीत प्रकृति के हैं, तब संतुलनावस्था कहां मिलेगी, तो अगर ये दोनों विपरीत प्रकृति के हैं तो इनके बीच रख के हम संतुलनावस्था नहीं प्राप्त कर सकते। तब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें बाहर रखना पड़ेगा, दोनों आवेशों के बाहर। अब इस ओर भी हो सकता है, इस ओर भी हो सकता है, वो निर्भर करता है कि किस आवेश का परिमाण कम है। हम परिमाण केवल देखेंगे, चिन्ह नहीं। आवेश का परिमाण कौन सा कम है, जिस आवेश का परिमाण कम है उसके समीप बाहर रखा जाएगा। अगर Q1 छोटा है, अगर यहां मान लिया जाए Q1 छोटा है Q2 से, तो इस साइड में संतुलन बिंदु मिलेगा, इस साइड में संतुलन बिंदु मिलेगा। Q1 से कुछ दूरी पर यहां अगर कोई तीसरा आवेश Q रख दे तो संतुलन की अवस्था प्राप्त कर सकता है। अब हम इस दूरी को अगर निकालना है, मान लीजिए शॉर्ट ट्रिक एक हम बता रहे हैं कॉन्सेप्ट, कि अगर डायरेक्ट प्रश्न में पूछ लिया जाए, कोई 2 आवेश का परिमाण दे दिया जाए और कहा जाए तीसरा आवेश कहां रख दे,
या कितनी दूरी पर रख दें कि वो संतुलन की अवस्था में रहे या साम्यावस्था में रहे, तो उसके लिए एक डायरेक्ट फार्मूला याद रखिए। अगर इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी मालूम है, मान लीजिए Q1 और Q2 के बीच की दूरी R है, Q1 और Q2 के बीच की दूरी R है, और Q1 छोटा है Q2 से, ये कंडीशन भी ध्यान रखिएगा कि Q1 जो है वो Q2 से छोटा है और Q1 Q2 के बीच की दूरी R है। अब इन दोनों आवेशों को कहां रखें? इन दोनों आवेशों के मध्य या कोई तीसरा आवेश हमें रखना है, और किस स्थान पर कितनी दूरी पर रखा जाए कि वो संतुलन में रहे या साम्यावस्था में बना रहे। तो उसके लिए एक फार्मूला है, मान लीजिए x दूरी, तो इस दूरी x को अगर निकालना है, x दूरी पर रखने पर वो संतुलनावस्था प्राप्त करता है। तो ये केस तब होगा जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के होंगे, और एक स्थिति यहां पर मान लीजिए x दूरी पर रखा गया किसी तीसरे आवेश Q को, यहां तीसरा आवेश Q रखा गया x दूरी पर। तो ये तब की स्थिति है जब दोनों समान प्रकृति के हों। तो पहला केस देखिए, दो समान प्रकृति, दो समान प्रकृति के आवेशों के मध्य किसी अन्य आवेश किसी अन्य आवेश Q को x दूरी पर, यानी x दूरी उस छोटे आवेश से, दो समान प्रकृति के आवेशों Q1 व Q2 यहां पर छूटा हुआ है, देखिए Q1 व Q2 के मध्य, Q1 व Q2 के मध्य किसी अन्य आवेश Q को x दूरी पर रखने पर वह साम्य अवस्था प्राप्त करता है या वह संतुलन की अवस्था प्राप्त करता है। तब डायरेक्ट एक कॉन्सेप्ट है, x बराबर समान प्रकृति के आवेश है, समान प्रकृति मतलब ये वाला केस, ये पहला केस ये वाला है, दोनों के मध्य कहां रख दे, कितनी दूरी पर रख दे। तो ये ध्यान रखिएगा कि Q1 के समीप ही रखा जाएगा, चाहे समान प्रकृति के हो चाहे विपरीत। अब ये समान प्रकृति का है तो दोनों आवेशों के बीच हमने पहले स्थान पर रख दिया। अब यहाँ x का मान डायरेक्ट हम, अगर सूत्र मालूम है तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, √Q1 बटा √Q1 प्लस Q2 इंटू दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी R। इस फार्मूले से, इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके हम डायरेक्ट एक लंबा सा सवाल कम समय में निकाल सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा केस इसका कि दो विपरीत प्रकृति के आवेश है, तो कहां तीसरा आवेश क्यों रख दिया जाए कि वो साम्यावस्था प्राप्त करे। तो अब की बार हम मध्य नहीं रखेंगे, दो विपरीत प्रकृति के आवेशों के निकाय में आवेशों के बाहर छोटे आवेश के समीप x दूरी पर
क्यू आवेश संतुलनावस्था या साम्यावस्था प्राप्त करे तब यानी अब ये सेकंड केस, अब की बार हम यहां पर क्यू आवेश को रख रहे हैं। अब की बार हमने Q1 और Q2 दोनों विपरीत प्रकृति का ले लिया, तो अब सूत्र क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सूत्र हम इधर लिख रहे हैं, x बराबर अंडरवुड Q1 बटा नीचे अंडरवुड Q2 माइनस अंडरवुड Q1 इंटू R। इस फार्मूले का प्रयोग करके हम एक लंबा सा सवाल कम समय में निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए कि दो समान प्रकृति के आवेश Q1 Q2 है, जिसमें Q1 छोटा हो Q2 से, तो वहां हम बीच में x दूरी पर दोनों आवेशों के मध्य छोटे आवेश के समीप x दूरी पर रखकर हम साम्यावस्था प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर विपरीत प्रकृति के आवेश हैं तो बाहर रखेंगे, तब साम्यावस्था प्राप्त होगा। संतुलन की अवस्था का कुछ केस और है, देख लीजिए। कंपटीशन स्तर पर भी इससे प्रश्न पूछा जाता है कि कोई आवेश संतुलन में कब होता है या आवेश का पूरा निकाय कब संतुलन में होता है, दोनों तरह से पूछ सकता है। अब हम यहां देखिए एक केस ये ले रहे हैं, ये दो समान प्रकृति के आवेश ले लिए गए। हमने मान लिया ये प्लस क्यू कैपिटल लेटर में और ये भी प्लस क्यू है कैपिटल लेटर। अब इनके ठीक बीच में हमने एक कोई दूसरा आवेश हमने क्यू रख दिया, प्लस क्यू। अब पूछ लिया जाए कि बताइए कि प्लस क्यू आवेश जो स्मॉल क्यू रखा गया है, क्या यह अस्थाई साम्यावस्था में है या अस्थाई साम्यावस्था में है? तो इसका जवाब क्या देंगे? यहां देखिए, यहां अगर दो समान प्रकृति के आवेश हैं और बीच में तीसरा आवेश उसी प्रकृति का रखा गया है, तो यह साम्यावस्था तो प्राप्त करेगा और यह साम्यावस्था अस्थाई साम्यावस्था होगा। यहां क्या होगा? आवेश क्यू जो है, आवेश स्मॉल क्यू अस्थाई साम्यावस्था में है। इस केस में अस्थाई साम्यावस्था में है। लेकिन अगर हम इन्हीं दो प्लस क्यू आवेशों के बीच में अब की बार हम माइनस में क्यू रख दें, ठीक बीच की बात हो रही है, मध्य बिंदु की बात हो रही है, मिड पॉइंट है मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु पर अब की बार हम माइनस क्यू आवेश रख रहे हैं, तो बताइए क्या ये साम्यावस्था प्राप्त करेगा? बिल्कुल साम्यावस्था प्राप्त करेगा, लेकिन वो साम्यावस्था अस्थाई नहीं, इस बार अस्थाई होगा, क्योंकि बीच में माइनस क्यू है। थोड़ा बहुत भी इधर उधर डिस्प्लेस करेंगे तो जिधर खिसकाएंगे उधर की ओर ये आकर्षित हो जाएगा, ये अस्थाई रूप से बीच में नहीं रुक पाएगा। और यहाँ क्या था, यहाँ इधर उधर खिसकाने से, अब इधर खिसकाएंगे तब भी ये रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, इधर खिसकाएंगे ये भी प्रतिकर्षित करेगा, मतलब कोई खींचने वाला नहीं है, चाहे इधर उधर भी करे तब भी वो मध्य बिंदु पर ही आकर अस्थायित्व तो प्राप्त कर पाएगा, इसलिए अस्थाई साम्यावस्था कही जाएगी। और यहां पर आवेश क्यू कैसा है? आवेश इस बार माइनस क्यू लिखा गया है, आवेश माइनस क्यू अस्थाई साम्यावस्था में है, अस्थाई साम्यावस्था में है। थर्ड पॉइंट, अब की बार हमने इन बाहरी आवेशों का चिन्ह बदल दिया। अब की बार कहा यहां माइनस क्यू आवेश है, यहां भी माइनस क्यू आवेश है, और बीच में जो आवेश रखा वो भी हमने माइनस क्यू रख दिया। अब पूछा बताओ इस माइनस क्यू आवेश को कि क्या यह अस्थाई संतुलनावस्था में है या अस्थाई संतुलनावस्था में है? तो इस बार देखिए क्या जवाब दिया जाएगा,
हमने पहले भी बताया है, जब भी तीनों आवेश समान चिन्ह के होंगे तो वहां अस्थाई संतुलनावस्था लागू होगा। यहां भी आवेश माइनस क्यू अस्थाई साम्यावस्था में है, अस्थाई साम्यावस्था में है। और फिर इसका चौथा केस है, मान लीजिए इस बार इन दो आवेशों को हमने प्लस क्यू कर लिया, या इसको माइनस क्यू ही रखा, यहां प्लस क्यू लिया गया था 2 बार, तो यहां माइनस क्यू 2 बार लग गए, ये माइनस क्यू, ये भी माइनस क्यू। अब की बार बीच वाले में मध्य बिंदु पर हमने प्लस क्यू रख दिया। अब बताइए क्या इसमें प्लस ए, बीच वाला जो प्लस क्यू है, यह अस्थाई साम्यावस्था में है या अस्थाई? तो अब ये देखिए सेकंड केस की तरह बन चुका है। जब भी बाहर प्लस भीतर माइनस हो गया, या भीतर माइनस बीच में प्लस, यानी विपरीत प्रकृति का रखा गया, तो ये थोड़ा भी इधर उधर अगर खिसकेगा अपने स्थान से, तो जिधर खिसकेगा उधर वह आकर्षण बल से खिंच जाएगा, यानी यहां ये रुकेगा नहीं, अस्थाई रहेगा। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं आवेश माइनस क्यू, आवेश यहां प्लस क्यू है, माइनस क्यू ऊपर हो चुका, आवेश प्लस क्यू अस्थाई संतुलनावस्था, अस्थाई साम्यावस्था में है। अस्थाई साम्यावस्था में है। तो ये 4 केस सिंगल आवेश की हमने संतुलन अवस्था या साम्यावस्था देखी। अब पूरे निकाय पर भी आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव प्रश्न ये सब पूछे जा चुके हैं। देखिए 2 केस इसका इस तरीके से भी पूछा जाता है, वो भी ध्यान रखिएगा कि जब तीनों आवेश, निकाय के तीनों आवेश संतुलन अवस्था में है या नहीं है, इस पर आधारित प्रश्न, तीनों आवेशों का संतुलन, यानी तीनों आवेश साम्यावस्था या संतुलनावस्था में कब रहेंगे, तो उसके लिए 2 स्पेशल केस है, ध्यान रखिएगा। इसके लिए 2 स्पेशल केस है। हमने मान लिया कि यहां पर हमने रख दिया प्लस कैपिटल क्यू आवेश, यहां भी रख दिया प्लस कैपिटल क्यू आवेश। अब दोनों प्लस लिया गया है, तो हम अस्थाई साम्यावस्था वाले केस की तरह चलेंगे, उसी तरीके से है। बस यहां इस बार हम -q/4 आवेश रख देंगे बीचों बीच में, मध्य बिंदु पर। देखिए ये मध्य बिंदु पर मिड पॉइंट बिल्कुल होना चाहिए, बराबर दूरी पर। ये मान लीजिए इसका मिड पॉइंट यहां है। अगर यहां हम -q/4 आवेश रख दें, तो ये तीनों आवेश संतुलन की अवस्था में रहेंगे। ये कंडीशन है, ध्यान रखिएगा कि अगर प्लस क्यू है, तो बीच में हम -q/4 आवेश अगर रख दें, तो यहां ये तीनों आवेश अलग अलग संतुलन की अवस्था में रहेंगे। यहां ये भी संतुलन अवस्था में, ये भी है, तीनों है। लेकिन पहले वाले चारों केस में हम केवल बीच वाले की संतुलन अवस्था देखते थे, उसमें सिंगल आवेश, और इसमें निकाय के सभी आवेश अलग अलग संतुलन की अवस्था प्राप्त कर रहे हैं। एक कंडीशन ये है तीनों आवेशों का संतुलन। और दूसरा केस देखिए, अगर ये चिन्ह माइनस ले लिए जाए, ये चिन्ह अगर माइनस ले लिए जाए, -q, तो बीच में हमें +q/4 रखना पड़ेगा मध्य बिंदु पर। ये -q और ये भी -q है, हाँ, तो बीच में हम +q/4 अगर रख दें, तो तीनों आवेशों का संतुलन प्राप्त होगा, यानी तीनों आवेश संतुलन की अवस्था में रहेंगे। आइए इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पर एक उदाहरण देख रहे हैं। मान लीजिए ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ये मूल बिंदु है, और यहां पर x = 2 या x = 2 यहां है,
और x बराबर 4 यहां है, तो ये x बराबर 0 पॉइंट है। x बराबर 0 पर मान लीजिए एक आवेश रखा हुआ है, x बराबर 0 पर हमने ले लिया प्लस में 4q आवेश, प्लस में 4q आवेश। नीचे लिख रहे हैं, देखिए यहां 0 हमने लिख दिया है, इसको ऊपर कर दे थोड़ा सा। यहां इस आवेश को हमने लिख दिया +4, ये +4q। और यहां पर बीच में हमें निकालना है कि कितना आवेश यहां पर रख दिया जाए, कि यहां भी हमने रख दिया प्लस में 4q, तो यहां कितना आवेश रख दिया जाए कि यह तीनों आवेश संतुलन अवस्था में रहें। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहां से यहां तक की दूरी हमने ले लिया है 2, यानी x बराबर 2, और यहां से यहां तक की दूरी x बराबर 4 ले लिया है। ये मूल बिंदु है। तो अब यहां कितना आवेश रख दिया जाए कि तीनों आवेश साम्यावस्था प्राप्त करें। तो इसके लिए देखिए डायरेक्ट तुमको ध्यान रखना होगा कि यहां जब q आवेश का परिमाण था तो q/4 रखा गया था, यहां 4q है तो इसका चौथाई यानी q आवेश अगर रखेंगे तो तीनों संतुलन की अवस्था में रहेगा। ध्यान रखिए, इसी से, इस कॉन्सेप्ट से हम डायरेक्ट उत्तर निकाल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न जो कि कंपटीशन स्तर पर पूछे जाते हैं वहां हम डायरेक्ट दिखा सकते हैं। देखिए अब यहाँ क्या था, माइनस है तो बीच में प्लस रखा गया, ये प्लस है तो हम यहाँ माइनस में q आवेश अगर रख दें, ये उत्तर होगा इसका। माइनस q आवेश अगर यहाँ रख दिया जाए तो तीनों आवेश अलग अलग संतुलन की अवस्था प्राप्त कर लेंगे। अब देखिए अगला टॉपिक हमारा है वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। अब हम जानेंगे वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनावेश और एक ऋण आवेश। इन आवेशों के चारों ओर एक विशेष सीमा ये निर्धारित रहती है, और इस सीमा के भीतर कोई अन्य आवेश अगर लाया जाए या कोई अन्य आवेशित कण आए तो आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। अब जहां से ये सीमा शुरू होती है इस आवेश के चारों ओर, वही पूरा वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यह पूरा रीजन वैद्युत क्षेत्र कहा जाएगा। यानी हम परिभाषित कैसे करें, हम वैद्युत क्षेत्र को परिभाषित करना चाहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कैसे परिभाषित करेंगे। वैद्युत क्षेत्र तो हम कह सकते हैं किसी आवेशित कण के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेशित कण आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसी आवेशित कण के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेशित कण आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब यह वैद्युत क्षेत्र है, मतलब इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन है या ऋण आवेशित कण है तो इसके चारों ओर भी वैद्युत क्षेत्र होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। अब दोनों के क्षेत्र जब एक दूसरे से क्रॉस करेंगे या दोनों के क्षेत्र, एक के क्षेत्र में दूसरा आवेश पहुंच जाए या दोनों का क्षेत्र एक दूसरे से कंबाइन कर जाए, तब वहां आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव होगा। अब यहां बीच में हमने थोड़ा सा स्पेस दे दिया, अगर ये थोड़ा और करीब आता तो तुरंत ये आकर्षण दोनों क्षेत्रों के द्वारा एक दूसरे के ऊपर आकर्षण बल कार्य करने लगता और दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते, क्योंकि यहां एक धनावेश दिखाया गया, एक ऋण आवेश। तो वैद्युत क्षेत्र क्या है, वैद्युत क्षेत्र किसी आवेशित कण के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें कोई अन्य आवेशित कण लाने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है।